नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आमाशय में यानी कि स्टोमक में डाइजेशन के विषय में देखा था कि किस प्रकार से आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। हमने देखा था कि आमाशय के अंदर मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं और HCl एसिड होता है जो कि अन्य जितने भी एंजाइम है इनको सक्रिय करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में बदल देता है। और सेकंड एंजाइम जो प्रोरेनिन होता है, ये जो केसिन प्रोटीन होती है दूध में, ये सिर्फ बच्चों में उपस्थित होता है, उस केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में बदलता है और पेप्सिन उसे किसमें पेप्टोन्स में बदल देता है। इसके बाद में हमने बात की जो आमाशय लाइपेज होता है, ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, ये ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में बदल देता है। इस प्रकार से हम आमाशय में पाचन के विषय में देखा था। आज इस वीडियो में हम लीवर यानी कि यकृत के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन है, वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, चाहे 10th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे रीट का हो, इन सभी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको लीवर से संबंधित जरूर मिल जाए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं लीवर यानी कि यकृत के विषय में। तो सबसे पहले इसकी हम सामान्य यानी कि परिचय देख लेते हैं, सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं कि स्थिति क्या होती है इसकी। तो स्थिति की बात करें तो ये क्या होती है, जो उदर गुहा है, उदर गुहा में तन्नुपट के नीचे दाईं ओर स्थित होती है, दाईं ओर स्थित होती है। यानी कि इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, उदर गुहा में तन्नुपट के नीचे दाईं ओर स्थित होती है। हमने आमाशय की बात की तो आमाशय कहां होता है, बाईं ओर स्थित होता है। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो ये भ्रूणीय एंडोड्रम से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उस समय 3 जनन स्तर बनते हैं। तीनों में सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोड्रम, इसके बाद मेसोड्रम और फिर एक्टोड्रम। तो उस एंडोड्रम से लीवर का निर्माण होता है। उत्पत्ति के बाद में इसकी वजन की बात करते हैं तो इसमें वजन कितना होता है, ये होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम इसमें वजन होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है, वो ये है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है लीवर। इसके बाद में बात करें तो जो यकृत होती है इसमें 2 पालियां उपस्थित होती है, 2 पाली पाई जाती है। एक होती है दाईं पाली जो कि बड़ी होती है और दूसरी होती है बाईं पाली जो कि दाईं पाली की तुलना में छोटी होती है। अब जो दाईं पाली होती है, दाईं पाली के नीचे दाईं पाली के नीचे क्या होता है, एक हरे रंग का थैलेनुमा, हरे रंग का थैलेनुमा पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर स्थित होता है और ये पित्ताशय काम क्या करता है, इसका कार्य होता है पित्तरस का संचय करना। संचय करना पित्तरस के क्या काम करता है, इसके विषय में हम जब लीवर की कार्य देखेंगे तो उस समय देखेंगे। देखो पित्तरस का रंग होता है पीला, यानी कि पीला क्षारीय तरल होता है, ये क्षारीय तरल होता है
पीला क्षारीय तरल होता है। और इसका पीला रंग होने का कारण क्या होता है कि इसमें दो क्या पाए जाते हैं, पित्तवर्णक पाए जाते हैं। और ये पित्तवर्णक कौन कौन से हैं, एक तो बिलीरुबिन होता है और एक बिलीविरिडिन होता है। बिलीरुबिन और एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। यानी कि जो पित्ताशय होता है जो क्या करता है, हरे रंग का थैलेनुमा भाग होता है गाल ब्लैडर या पित्ताशय, इसमें पितरस का संचय होता है। ये पितरस किससे स्रावित होता है, ये पितरस जो हिपेटोसाइट या यकृत कोशिकाएं हैं उनके द्वारा सिक्रेट होता है, ये स्टोर होता है पित्ताशय में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो पितरस होता है ये स्रावित किससे होता है, तो ये यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। जो पितरस होता है ये पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और इसका जो पीला रंग होता है वो पित्तवर्णकों के कारण होता है। पित्तवर्णक होते हैं दो, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन, और इनका निर्माण होता है वो हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। ये आगे इनके बारे में कैसे होता है वो सभी हम लीवर यानी कि यकृत के कार्य देखेंगे तो उस समय बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि जो यकृत होती है तो यकृत का निर्माण किससे होता है, तो यकृत का निर्माण होता है हिपेटिक लोब्यूल्स से। हिपेटिक लोब्यूल्स से यकृत का निर्माण होता है, इसे हिंदी में कहते हैं यकृत पालिकाएं। यकृत पालिकाएं मिलकर के क्या करती है, यकृत का निर्माण करती है और इसे ही हम कहते हैं यकृत की क्रियात्मक इकाई। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यकृत की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो हम यकृत जो पालिकाएं है या हिपेटिक लोब्यूल्स होता है इसे हम यकृत की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब बात आती है कि हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ये यकृत कोशिकाओं से बने होते हैं। यकृत कोशिकाओं से बने होते हैं या इन्हें हम कहते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटिक लोब्यूल या हिपेटिक जो लोब्यूल या फिर यकृत पालिकाएं हैं ये बनी होती है यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट से बनी होती हैं। और ये हिपेटोसाइट क्या करती हैं, पितरस का स्रावण करती हैं। पितरस का स्रावण करती हैं और ये पितरस जाकर के फिर पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। ये होती है सामान्य यकृत की जो परिचय या सामान्य बात करें तो इसकी स्थिति हो जाएगी कि ये उदर में तनुपट के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। उत्पत्ति एंडोड्रम से, वजन हो जाएगा 1.2 से 1.5 किलोग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है ये। और यकृत दो पालियों से बनी होती है, दाईं पाली बड़ी होती है, बाईं पाली छोटी है। दाईं पाली के नीचे हरे रंग का थैलेनुमा पित्ताशय या गाल ब्लैडर स्थित होता है और इसमें पितरस का संचय होता है। पितरस होता है ये पीला क्षारीय तरल होता है क्योंकि इसमें पीले रंग के या पित्तवर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। इसके बाद में हमने बात की थी कि यकृत होती है ये हिपेटिक लोब्यूल्स या यकृत पालिकाओं से मिलकर बनी होती है जो कि यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत पालिका या हिपेटिक लोब्यूल्स होती है ये यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, हिपेटोसाइट से मिलकर बने होते हैं। और ये जो यकृत कोशिकाएं ये पितरस या बाइल जूस का या बाइल का सिक्रेशन करती हैं और जो कि स्टोर हो जाता जाकर के पित्ताशय या गाल ब्लैडर में। अब नेक्स्ट जितने भी जो हमने पढ़ा है इसको एक चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो बाइल होता है ये ग्रहणी में पहुंचता है और कहां से ये निकलता है, इन सभी की बात हम कर लेते हैं एक चित्र के द्वारा। ये होता है मान लीजिए डायफ्राम, नीचे उदर गुहा है, ऊपर वक्ष गुहा है और यहां से प्रवेश करती है इसोफेगस और यहां फिर ये हो गया आपका स्टोमक और ये हो गई ग्रहणी। यहां पे होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसके बाद में देखो यहां पे होता है आपका यकृत।
ये होती है लीवर, यानी कि यकृत ग्रंथि की संरचना। इस प्रकार से पाया जाती है। दो पाली होगी, इसमें एक दाई और एक पाली। दाई क्या होती है? बड़ी होती है। अब होता क्या है कि यहां से एक नलिका निकलती है, यहां से एक नलिका निकलती है और एक निकलती है यहां से, एक बड़ी वाली पाली से और एक छोटी वाली पाली से। जो यहां से शुरुआत में जो नलिका निकलती है इसे तो हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, या इसे हम कहते हैं यकृत वाहिनी, यकृत वाहिनी। इसके बाद में दोनों मिलकर के एक सामान्य, दोनों मिलकर के एक डक्ट बनाती है, इसको हम कहते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, या हिंदी में कहते हैं सामान्य यकृत वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी। देखो गाल ब्लैडर या फिर हम पित्ताशय की बात करें तो वो स्थित होता है यहां पर, ये होता है गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर से एक नलिका निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, या इसे हम कहते हैं पित्त वाहिनी। ये जाकर के इसमें मिल जाती है और एक ये बना लेती है कॉमन डक्ट बना लेती है, दोनों मिलकर के इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, या इसे सामान्य पित्त वाहिनी कहते हैं। सामान्य पित्त वाहिनी। और ये फिर जाकर के कहां खुल जाती है, ये थोड़ी सी हम नीचे बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं ये, और ये यहां से फिर होती हुई यहां खुल जाती है ये। और जहां पे खुलती है, खुलने से पहले इस जो डक्ट होती है इसका नाम होता है पेंक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशय वाहिनी, जबकि ये जिसमें खुलने के बाद इसका नाम हो जाएगा क्या, इसके बाद में इसे हम कह देंगे हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, या इसे हम कहते हैं यकृत अग्नाशय वाहिनी, यकृत अग्नाशय वाहिनी कह देते हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ पर जहां पर ये डक्ट खुलती है, यहाँ पे एक अवरोधनी स्थित होती है जो कि इसको आगे अंदर जाने नहीं देती है। इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या इसे हम कहते हैं ओडे की अवरोधनी, ओडे की अवरोधनी। एक बार इसको हम पूरे को कंप्लीट दोबारा से समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो यकृत लोब्यूल्स होते हैं या हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, यकृत कोशिकाएं बाइल का सिक्रेशन करती है। ये बाइल इन दोनों जो हिपेटिक डक्ट निकलती है दोनों पालिकाओं से या यकृत वाहिनी, इनसे होता हुआ चला जाता है। ये दोनों मिलकर के फिर क्या बनाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट या सामान्य पित्त वाहिनी में। यहाँ से बाइल है वो हिपेटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन हिपेटिक डक्ट में आ गया, यहाँ से फिर ये जाता है गाल ब्लैडर में, यानी कि ये चला जाता है पित्ताशय में या गाल ब्लैडर में चला जाता है। पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, जब भोजन यहाँ पे आता है, जब इसकी आवश्यकता होती है तो यहाँ से होता हुआ ये किस में चला जाता है, सिस्टिक डक्ट में जाता है बाइल। और सिस्टिक डक्ट और ये जो हिपेटिक कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलकर के क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर लेती है, सामान्य पित्त वाहिनी का।
यहाँ से बाइल होता हुआ कहाँ जाता है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये उसमें जाकर के खुल जाती है और वहां पर ये क्या किसका निर्माण करती है, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती है, यानी कि यकृत अग्नाशय वाहिनी का। और यहाँ से ये बाइल होता हुआ इस ओडई की अवरोधनी के माध्यम से किसमें आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है लीवर की, जो हम स्ट्रक्चर देखिए सामान्य जिस प्रकार से कार्य करती है। पित्ताशय का कार्य हमें ध्यान में रखना कि पित्ताशय क्या करता है, बाइल को स्टोरेज करता है और साथ में यानी कि पित्त का संचय करता है और साथ में इसकी कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है, सांद्रता को भी मेंटेन रखता है। इस प्रकार से संरचना होती है लीवर की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो लीवर होती है किस प्रकार से, अंदर इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। हमने पढ़ लिया कि सामान्यतः इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होती है, इस प्रकार से लोब्यूल्स होते हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। दोनों में इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये क्या होती है, लोब्यूल्स होते हैं और ये बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें हम जो यकृत या हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, यकृत की क्रियाशील इकाई कहते हैं। अब इनकी संरचना हम देख लेते हैं किस प्रकार से पाई जाती है। हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी संरचना हिपेटिक लोब्यूल्स होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो एक जो आपने ये बेंजीन की संरचना हो देखी होगी, उसी प्रकार की इसमें संरचना होती है। इसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है इससे कहते हैं हम ग्लीसन कैप्सूल्स। ऐसा क्वेश्चन है वो नीट वगैरह में पूछा जाता है कि जो हिपेटिक लोब्यूल्स होता है उसके चारों ओर जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। अब देखो इसमें पाई जाती हैं बहुत सारी हिपेटोसाइट सेल्स और ये होती हैं इस प्रकार से, ये चारों ओर ही उपस्थित होती हैं। मैं आपको एक साइड में अच्छे से समझा दूंगा और ये सभी साइड में सेम ऐसे ही उपस्थित होती हैं। ये इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स होती हैं वो उपस्थित होती हैं और मध्य में ब्रांच पाई जाती है जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स की ब्रांच होती हैं। इसके बारे में देखो तो सबसे पहले यहां पर जो आती है वो होती है ब्रांचेज ऑफ या ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। यानी कि सबसे पहले जो आती है वो क्या होती है, हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। इसमें ऑक्सीजन होता है और साथ में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये इससे क्या करती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती हैं। और ये जो यहां से ये वाली जो संरचना होती है जहां से ये ग्लूकोज प्राप्त करती है हिपेटोसाइट कोशिकाएं, इसे हम कहते हैं साइनसोइड्स। इसे हम साइनसोइड्स कहते हैं और ये हो जाएगी हिपेटोसाइट। इसके बाद में देखो जो वेन होती है हिपेटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, ये आती है। इसमें देखो क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है
यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और साथ में इसमें उपस्थित क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है इसमें। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। जो हिपेटिक पोर्टल वेन होती है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है। और इसमें होता क्या है कि ये जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं हैं इससे ग्लूकोज प्राप्त कर लेती हैं, इससे ग्लूकोज प्राप्त कर लेती हैं। ये दो श्रृंखलाएं बन गई, यानी कि एक जो होती है ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके आती है हिपेटोसाइट कोशिकाओं के लिए, ये इससे ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में दूसरी होती है ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन। ब्रांच इसलिए कहते हैं कि चारों ओर फैली रहती है, सेम ऐसी स्ट्रक्चर ये सभी में पाई जाती है। इधर भी ऐसी होती है, इस साइड में भी ऐसी होती है, इस साइड में भी, इस साइड में भी ऐसी होती है। सभी साइड में इस प्रकार की संरचना होती है। तो हिपेटिक जो पोर्टल वेन होती है ये क्या करती है, जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं उनको ग्लूकोज प्रदान करती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद में देखिए तो देखो इसमें यहां पर इस प्रकार से एक बाइल डक्ट पाई जाती है। ये कौन सी होती है, बाइल डक्ट होती है। और ये भी क्या करती है, इनसे जो जितनी भी कोशिकाएं हैं इनसे बाइल है वो कलेक्ट करती है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती है ये क्या करती है, बाइल या पित्रस का श्रावण करती है। बाइल का सिक्रेशन करती है या पित्रस का श्रावण करती है और यहां से बाइल जो निकलता है वो बाइल डक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। और बाइल डक्ट यहाँ पे जो ये बनती है इन्हें हम बोलते हैं केनालिकुली, बाइल केनालिकुली, बाइल केनालिकुली। ये हो गई बाइल डक्ट। बाइल डक्ट इसमें जाती है तो इसके द्वारा कुछ शाखाएं निकलती है जो कहां पे जाती है, हिपेटोसाइट में जाती है। हिपेटोसाइट से जो बाइल का सिक्रेशन होता है वो ये बाइल केनालिकुली क्या करती है, बाइल डक्ट को पहुंचाती है। देखो इस प्रकार से होती है। तो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट बाइल केनालिकुली से बाइल को प्राप्त करती है। यानी हिपेटोसाइट से जो पित्रस होता है वो चला जाता है बाइल केनालिकुली में और यहां से ये जाता है बाइल डक्ट के अंदर। सामान्य संरचना ये होती है इसकी। और यहां पर देखो ये वाली जो संरचना, ये तीनों, इसे हम कहते हैं पोर्टल ट्राइड। इसे हम पोर्टल ट्राइड कहते हैं, यानी कि निवाहिका त्रिक। निवाहिका त्रिक कहते हैं। इसमें कौन कौन सी डक्ट होती हैं, पहली होती है यकृत निवाहिका शिरा। इसके बाद में बात करें दूसरी होती है यकृत धमनी और तीसरी होती है यकृत पित्तवाहिनी। ये तीनों मिलकर के निवाहिका त्रिक का निर्माण करती है, पोर्टल ट्राइड का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो हिपेटिक लोब्यूल्स होती है उसकी संरचना होती है। और ये सभी जो बाइल डक्ट होती हैं, ये बाइल डक्ट मिलकर के किसका निर्माण करती है, हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनके पास में आती है ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा होती है। ये हिपेटोसाइट्स को क्या करती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रदान करती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो ये वाली ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन आती है, जो कहां से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है और CO2 होती है। इसमें क्या होता है, जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं इससे जो हिपेटिक पोर्टल वेन से क्या करती हैं, ग्लूकोज प्राप्त कर लेती हैं।
इसके बाद में तीसरी बाइल डक्ट होती है। ये बाइल डक्ट क्या करती है, बाइल कैनालिकुली के माध्यम से जो हिपेटोसाइट से जो बाइल सीक्रेट होता है, जो पित्रस निकलता है, उस पित्रस को ये बाइल कैनालिकुली कलेक्ट करके ये पहुंचाती है बाइल डक्ट में, और बहुत सारी बाइल डक्ट मिलकर के हिपेटिक डक्ट बनाती है। और ये तीनों ही मिलकर यानी कि हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट तीनों मिलकर के पोर्टल ट्राइड बनाती है, यानी कि निवाहिका त्रिक बनाती है। फर्स्ट इसके अंदर आती है यकृत निवाहिका शिरा, सेकंड यकृत धमनी और थर्ड यकृत पित्तवाहिनी। यानी कि जो यकृत जो हिपेटिक पोर्टल वेन है, इसे हम हिंदी में क्या करते हैं, यकृत निवाहिका शिरा कहते हैं। यकृत धमनी यानी कि हिपेटिक आर्टरी क्या हो जाएगी, यकृत धमनी, और यकृत पित्तवाहिनी यानी कि जो बाइल डक्ट है वो हो जाएगी यकृत पित्तवाहिनी। ये तीनों मिलकर के निवाहिका त्रिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं में क्या होता है, हिपेटिक पोर्टल, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण करती है। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दो जगह पाए जाते हैं, दो स्थानों पे मिलते हैं। एक तो ब्रेन में मिलता है और एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है। एक है वो यकृत कोशिकाओं या यकृत के द्वारा इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से होता है, जो हम देख लेते हैं एक बार इसको। देखो यहाँ पे हो गए आपके लंग्स, सिर्फ ऐसे बना रहा हूं, ऐसे होते नहीं है। यहाँ पे हो गया यानी कि आपकी लीवर, यहाँ पे मैं हार्ट बना देता हूँ, HERT हार्ट। और हार्ट के बाद में यहाँ पे हो गई लीवर, और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई लीवर, ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया। तो सबसे पहले देखो यहां से ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आता है, और यहां से हार्ट से किस में जाता है, यहां चला जाता है, और यहां से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो ब्लड पहुंचाती है ये होती है एओर्टा। एओर्टा या जो महाधमनी है उसके माध्यम से जो रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाता है, यानी कि लीवर में पहुंच जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब इधर क्या होती है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए इधर से होती है वेना कोवा, इसे हम क्या कहते हैं, वेना कोवा। अब देखो यहां पर जो CO2 युक्त और CO2 युक्त प्लस ग्लूकोज युक्त जो ब्लड होता है, यानी कि कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। तो यहां से निकल करके एक नलिका यानी कि डक्ट है, वो कहां चली जाती है, लीवर में चली जाती है। और इस डक्ट को हम कहते हैं हिपेटिक पोर्टल डक्ट, हिपेटिक पोर्टल डक्ट कहते हैं। यानी कि जो अशुद्ध रक्त है लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई कहां चली जाती है, ये लीवर में पहुंच जाती है। और लीवर में इस ग्लूकोज का उपयोग कर लिया जाता है जो हिपेटोसाइट या जो यकृत कोशिकाएं हैं उनके द्वारा। और यहां से ग्लूकोज लेने के बाद जो CO2 युक्त रुधिर होता है वो पहुंच जाता है किनके पास, जो वेना कोवा है उसमें छोड़ दिया जाता है। कोई भी सीरा है, जो सीरा निकलती है किसी अंग से जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सीरा उस ऑर्गन से सीधी जानी कहाँ चाहिए थी, वेना कोवा में जानी चाहिए थी। यानी कि इसमें वेना कोवा में जानी चाहिए थी, लेकिन वेना कोवा में जाने के बजाय वो किस में चली गई, लीवर में चली गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल डक्ट कहते हैं। और यहाँ से ये क्या करती है, ग्लूकोज तो इनको दे देती है हिपेटोसाइट कोशिकाओं को, और ग्लूकोज देने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इन वेना कोवा में छोड़ दिया जाता है। ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक बार दोबारा से मैं इसको बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि सामान्य जो शिराएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त को लेकर कहां जानी चाहिए, कि वेना कोवा में जानी चाहिए थी, जिसमें क्या अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है
जैसे एग्जाम्पल के स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाना चाहिए, वेना कोआ में, लेकिन यहाँ वेना कोआ में जाने के बजाय किसमें चला जाता है, लीवर में चला जाता है। और लीवर में जाता तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन ये होता क्या है, CO2 युक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे जाने के बाद जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं लीवर में, वो ग्लूकोज को कलेक्ट कर देती है और इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो छोड़ देती है, और यहाँ से ये निकल कर किस में चली जाती है, वेना कोआ में चली जाती है, और वेना कोआ फिर हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स के द्वारा ये जो ब्लड होता है उसका शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है, इसे हम कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी का जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लीवर के विषय में अच्छे से समझ लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लीवर के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उन सभी के विषय में देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस कारण से ये लगभग 2 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके कार्य भी बहुत सारे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस करती है, और उन कार्य से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।